17वीं बीपीएससी मेंस देने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो प्रश्न मैंने प्राइवेट ग्रुप में दिए थे उसमें एक प्रश्न ये है कि मधुबनी पेंटिंग पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो 7 नंबर के प्रश्न लिखने थे आपको, जिसमें अगर मैं देखूँ तो 70 वर्ड्स में आपको लिख देना था। तो इसी का आंसर मैं बताऊंगा। तो 70 से लेके 90 शब्दों के बीच में आपका आंसर होना चाहिए अगर 7 नंबर में पूछा जाता है तो मैं बताऊंगा कैसे इसको लिखना भी है। और जो लोग भी नए हैं वो कॉमन ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और कॉमन ग्रुप ज्वाइन करने के बाद यहीं से प्राइवेट ग्रुप का रास्ता आपको दिखाई देगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा @currentaffairs_001। तो ये टेलीग्राम सबके लिए है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। और जिनको 70th बीपीएससी मेंस लिखना है, इसी ग्रुप में यहाँ तक जाने का मार्ग आपको दिखाई देगा। तो फिर अब बात करते हैं इसके शॉर्ट आंसर की। तो मधुबनी पेंटिंग में इसको अगर हम फॉर्मेट तैयार कर लें तो भूमिका, आप लोग ना आंसर राइटिंग में भूमिका लिख देते हैं। भूमिका लिखना नहीं है, उसको मन में ही बैठा लेना है कि भूमिका लिखी जानी है। बिल्कुल शॉर्ट में, चाहे तो आप टू द पॉइंट भी आंसर कर सकते हैं। तो भूमिका कहने का मतलब हो गया कि परिचय को ही लिख दिया जाएगा भूमिका के रूप में। उसके बाद इसको हम विस्तार दे देंगे। तो मधुबनी पेंटिंग के कुछ प्रकार हैं और इसमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे रंगों की जो विशेषता हो गई, कलाकारों के नाम वगैरह हम लिख लेंगे और फिर उसके बाद निष्कर्ष देंगे। इतने ही में लगभग 100 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे। लिखना तो 70 वर्ड में ही है, लेकिन इतने में बहुत मतलब परफेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। तो देखते हैं। सबसे पहले एक भूमिका मैंने लिखी है। मधुबनी पेंटिंग मिथिला बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्राचीन और जीवंत लोक कला है, जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है। अब ये आपको जीआई टैग, जब आप भारत सरकार की वेबसाइट को पढ़ेंगे पीआईबी, तो वहां पे दिया गया है कि इसको जीआई टैग प्राप्त है। कोचिंग संस्थाओं के नोट्स वगैरह में इंट्रोडक्शन में ये आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अब आप अपने आंसर को बढ़िया से अपडेटेड फॉर्म में लिखेंगे। भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है। यह कला मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और नेपाल तक का भी विस्तृत वर्णन कीजिएगा। जो अपना मिथिला बेल्ट है और उससे सटे जो नेपाल का क्षेत्र है, वहां पे भी ये कला प्रचलित है। तो सिर्फ बिहार बिहार नहीं आपको करना है, ऐसा ना हो कि बिहार बिहार करते रह जाए। तो बिहार नेपाल के अलावे हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी फ्लेवर को यहाँ पे डालना पड़ेगा, ताकि लगे कि नहीं, इस कला का वास्तव में कितना अभी लोकप्रियता बढ़ गई है। तो आप इसको अपने लाइन में भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है। जरूरी नहीं कि हूबहू आप यही लाइन लिखें, लेकिन लिखिएगा जरूर। लगे कि मधुबनी पेंटिंग वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रगति किया है या पॉपुलैरिटी इसको मिली है, ये आपको शो करना पड़ेगा। मतलब मधुबनी कला पे देखा जाए तो फुल लेंथ की सवाल पूछना चाहिए आयोग को। लेकिन चूंकि हमें दोनों तरीके से तैयार होना है, शॉर्ट फॉर्म में भी और लॉन्ग आंसर में भी, तो लॉन्ग वाला तो बहुत आसान है, लॉन्ग वाला आप लोग लिख देंगे। लेकिन इसको इसको शॉर्ट करना बहुत जो है टफ काम हो गया है। तो मैं शॉर्ट करके ही आपको आंसर में बताऊंगा, ताकि आप लोग इसके आंसर को लिख सकें। तो खैर अभी देखते हैं पुरुषों। तो ये जो है आप इसको इंट्रोडक्शन कीजिएगा कि पहले केवल महिलाएं बनाती थी, लेकिन अब इसमें पुरुषों की भागीदारी हो गई है। आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपको बहुत कम शब्दों में लिख डालना है। तो महिलाएं पुरुष साथ ही कर देते कि इस कला को अब वर्तमान में महिला पुरुष दोनों बना रहे हैं, चाहे तो उसको छोटा कर सकते हैं। जिस भी तरीके से हो, आपको शब्दों को बचाना है। और एक सवाल पे 5-6 मिनट का ही समय बच पाता है, अगर छोटे छोटे 5 प्रश्न आपको लिखने हैं। तो अगर 6 मिनट देते हैं तो कुल आपको 5 प्रश्न लिखने में 30 मिनट जाएगा। और लॉन्ग सवालों को अगर अलग से कैलकुलेट करेंगे तो एक सवाल पे फिर 22 मिनट ही निकल करके आ पाता है। तो 22 मिनट में देखा जाए तो पहला सवाल जो है, जो 5 शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं, उसमें 30 मिनट इसी में चला जाएगा, तो फिर इधर में कम होते जाएगा। तो जितना कम शब्दों में जितना बेहतर आप आंसर लिख सके, ये आपके लिए मायने रखता है। अब दो प्रकार हो गए, प्रकारों का भी बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो अगर लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा तो उसमें हम विस्तार से करेंगे। तो दो मुख्य प्रकार हो गए, एक भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन। लेकिन वर्तमान में कपड़े पर भी ये चित्रकला को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हाल के वर्षों में कपड़ों, कैनवास और कागज पर भी इसका प्रयोग बढ़ा है, जिससे इसे वैश्विक पहचान मिल गई है। इसे बनाने में हाथ, उंगलियां या बांस की कूची का उपयोग किया जाता है, जबकि रंग जो है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए थे। तो ये इस कला का जो मुख्य विशेषता हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, मुख्य विशेषता।
अब आपको ये तय करना है कि इसमें कौन सा पॉइंट आप हटा दें कि और भी छोटा हो जाए। उसके बाद देखिए, तो इसके कुछ कलाकारों का नाम लिखिएगा। देखिए, पैरा वाइज मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें आप इसके वर्तमान महत्व के बारे में बता रहे हैं कि इसको जीआई टैग प्राप्त है। दूसरा, आप इसके क्षेत्र को बता रहे हैं। जो भूमिका इसमें मैंने लिखा है उसमें आप इसके क्षेत्र को बता रहे हैं। लेकिन चूंकि पहले से महिलाओं का इसमें योगदान ज़्यादा रहा है या प्रधानता रही है, अब पुरुषों की भागीदारी है, तो कहीं ना कहीं इस कला की एक यूनिक विशेषता भी या अपडेटेड विशेषता भी है। तो पुरुष महिला दोनों कर देंगे। उसके बाद इसके प्रकारों पे बात हो गई है। ठीक है। इसके बाद इसकी जो तकनीकी विशेषता है, तकनीकी विशेषता का मतलब होगा कि इसको बनाया कैसे जाता है ना। तो ये आपने बता दिया कि हाथ से या बांस की कूची से, उंगलियों से इसका चित्र को बनाया जाता है। और रंग जो है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। अब रंग को लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए, एक बहुत सारे रंग जो है अलग अलग स्रोतों से प्राप्त, जैसे काजल से काला रंग प्राप्त किए जाते हैं। तो और भी काला रंग प्राप्त करने के प्राकृतिक सोर्सेस हो सकते हैं। सबके बारे में आप बताइएगा तो फिर वो शब्द सीमा को पार कर जाएगा। वैसे इसी नोट्स में पार कर रहा है। लगभग 150 शब्दों का मैंने ये आंसर तैयार कर दिया है। तो शब्द आपको बचाने हैं, इसको फिर घटा करके 100 शब्दों में आपको करना है। उसके बाद जब आप इसकी तकनीकी विशेषता को बता दिए, प्रकार को यहाँ बता दिए इस पैराग्राफ में, तो इसके बाद क्या बता रहे हैं, कुछ कलाकारों के नाम जिसके कारण इसकी जो ख्याति हो गई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हो गई है या एक नई ऊंचाई इन्होंने दी है। तो जगदम्बा देवी, बौवा देवी, महासुंदरी देवी, सुभद्रा देवी। जैसे सुभद्रा देवी बहुत लेटेस्ट नहीं कि 2023 में इनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पद्मश्री प्राप्त कलाकारों ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो कलाकारों के योगदानों, कलाकार लिखना जरूरी है, कलाकार लिखिएगा, चाहे एक या दो कलाकार भी लिखे, लेकिन लिखिएगा। वैसे गूगल पे मैंने चेक किया था तो मधुबनी कला के 8 कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 8 कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो शॉर्ट फॉर्म में तो आप 8 का नाम नहीं लिख सकते हैं। हाँ, लॉन्ग सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। लेकिन एक दो से भी मालूम चल जाता है कि ठीक है, कलाकार है, उनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि सबको मिला है। तो अलग अलग नहीं लिखेंगे कि पद्मश्री जगदम्बा देवी, पद्मश्री बौवा देवी, एक ही साथ लिख दिए हैं कि पद्मश्री प्राप्त कलाकारों ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और उसके बाद इसी निष्कर्ष में यह केवल कला नहीं बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर, इसको आप स्किप हटा सकते हैं, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। आज यह कला कैनवास, कपड़ों और हस्तशिल्प उद्योग का हिस्सा बन चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, पटना के गांधी मैदान में या भागलपुर, दरभंगा वगैरह में जो प्रदर्शनी लगाई जाती है उसमें आप देखेंगे तो हस्तशिल्प उद्योग में पेंटिंग बिकता दिखाई देगा, है ना। तो हस्तशिल्प उद्योग का हिस्सा, जैसे कोरोना का जब दौर था तो उस समय देखें कि मास्क के ऊपर भी पेंटिंग चल रहा है मधुबनी का, है ना। तो हस्तशिल्प उद्योग का हिस्सा बन चुकी है। आपने एक नया फ्लेवर यहाँ पे दे दिया है। जापान के हासेगावा, उसका पूरा नाम टोक्यो हासेगावा है। तो जापान के हासेगावा अभी ये जिंदा हैं और आप इनके फेसबुक पर देखेंगे तो लगातार मिथिला पेंटिंग दिखाई देता ही देता है। और भारत से जो लोग भी जापान जाते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि इस व्यक्ति से मिल करके, इसके संग्रहालय को देख करके ही वापस भारत लौटे। तो इनके फेसबुक पे अब जब आप जाएंगे तो पूरी की पूरी आपको बिहार की कला आपको वहां पे ये वाली दिखाई देगी। तो ये चर्चित व्यक्ति हैं, जापान के हासेगावा, टोक्यो हासेगावे के द्वारा स्थापित मिथिला संग्रहालय। और G20, ये और अच्छा पॉइंट आपको मिल गया, जो इस बार G20 की भारत ने अध्यक्षता की है। तो G20 जैसे वैश्विक मंचों पर इसकी प्रदर्शनी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। और यही अगर लॉन्ग रहता तो आप उसमें ये भी जोड़ सकते थे कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी इस कला का प्रदर्शन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है ना। तो लॉन्ग में तो लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि शॉर्ट है और वैसे भी आंसर जो है वो 150 वर्ड्स के आसपास हो ही गया है, तो अब आपको इसको भी घटाना है, तो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। इतना लिख करके मुझे बताइए आपको लिखने में टाइम कितना लगा। अगर टाइम 6 मिनट में कर दे रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप इसको हूबहू उतार दीजिएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसलिए क्योंकि ये चैलेंजिंग सवाल है, शॉर्ट नोट्स में लिखना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा कितना वक्त आपको लग रहा है। अब इस पे मैं बात करूंगा लॉन्ग आंसर में, नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा और उसको याद मैं करा दूंगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरे वीडियो के माध्यम से याद हो जाए। नहीं याद हुआ है इसको दोबारा रिपीट कीजिए, तिबारा सुन लीजिए, याद हो जाना चाहिए। और देखिए, एक सवाल पूछा गया था हेडिंग और सब हेडिंग के बारे में। आप लोगों ने इसमें देखा होगा
आप इसको क्या मानते हैं, इसको आप हेडिंग मानते हैं, है ना। और जैसे मान लीजिए कि दो प्रकार हो गया, ये सब सब हेडिंग हो जाता है उसके भीतर ही, है ना। तो लॉन्ग आंसर में हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग करना जरूरी रहता है। शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो प्रकार हैं, उसको लिख करके आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे फॉर्मेट कर दीजिएगा, एक हो जाएगा इधर में भित्ति चित्र हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, अरिपन या रंगोली हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके एक मधुबनी पेंटिंग, तो ये आप इसको आप चार्ट भी कह सकते हैं, फ्लो चार्ट। तो ये आपका एक तस्वीर हो जाएगा। इसके अलावे आप निष्कर्ष जरूर अच्छे से देंगे जो सार्थक हो, प्रासंगिक हो, समसामयिक हो, है ना। तो ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए आंसर। इसको याद ही कर लेंगे, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का रिस्पांस की जो या फीडबैक की कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षा रहेगी, बताते रहिएगा। थैंक यू।